हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे और दोस्त अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती सन 2025 की, जो अभी जिसका फॉर्म जो है 27 अगस्त को आने वाला है। तो दोस्तों हमने अभी पिछली वीडियो में इसका जो है एसएससी जीडी भर्ती का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराया था हिंदी का, जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाले थे आपके 20 क्वेश्चन, उसी को हमने प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराया था। तो दोस्तों वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था और हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जो 16 जनवरी सन 2023 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, हूबहू 20 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा और विषय जो है आपका वो हिंदी का है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आने वाली परीक्षा में, जो सन 2025 के लिए भर्ती आएगी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक पे, इसी आधार पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आई होप मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे अगर विज़िट कर रहे हैं नए, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी जो है वीडियो को शेयर करें और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपको बता दें कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना था। तो दोस्तों जिसके ऑप्शन थे कि जो है पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं, ये ऑप्शन 1 था। और ऑप्शन 2 था कि मोहन भूख में तड़प रहा था। ऑप्शन 3 था वो चिंता करती करती मर गए। ऑप्शन 4 था श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क नत था। ये ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था। तो दोस्तों आपको पढ़ने से पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हम अभी इसमें गलती निकालेंगे, आप सभी देखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। और बात कर रहे हैं दूसरे जो ऑप्शन में, वो लिखा है मोहन भूख में तड़प रहा है। भूख में नहीं होता है, भूख से होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। वो चिंता करती करती मर गए, वो चिंता करती करती मर गए। यहाँ पे जो गए लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है, मर गई, क्योंकि यहाँ पे करती करती बोला गया है। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क नत था, के द्वारा ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये उसकी पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं, ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था कि जो है उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। जो मुहावरा दिया गया है, इसमें मुहावरे का जो है कुछ अंश जो है कुछ जो है शब्द छूट गया है, उससे आपको पूरा करना है। एक मुहावरा जो होता है उसका नाम है कि घोड़े बेचकर, आगे क्या लगेगा इसमें, घोड़े बेचकर रहना, या घोड़े बेचकर खाना, या घोड़े बेचकर सोना, या घोड़े बेचकर घूमना। तो आई होप सभी को पता ही होगा इसका राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, घोड़े बेचकर सोना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये मुहावरे का जो पूर्ण करेगा वो सोना शब्द कर देगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दोस्त यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया था अंशुमाली, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था घोटक, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया था शशि। तो सभी भाइयों को पता होगा कि दिनकर का जो होता है वो होता है सूर्य का। दिनकर जो है सूर्य का होता है, ये होता है सूर्य का पर्यायवाची, ये सूर्य का पर्यायवाची है। घोटक जो है घोड़ा का होता है, घोटक जो है
वो घोड़ा का होता है। और जो शशि जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है चंद्रमा का होता है। शशि जो है ये चंद्रमा का होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची जो है शशि होता है और जो सूर्य का होता है वो दिनकर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 4 में कि सूर्य के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो है विलोम शब्द से आपका क्वेश्चन बना था, विलोम शब्द से। यहाँ पे पूछा गया था कि सूर्य जो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सूर्य, इसका विलोम शब्द क्या होगा, जो आपको एक वाक्य के ज़रिए पूछा गया था कि संसार सूर्य को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और को उसकी कायरता के लिए। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि सूर्य जो होता है वो बहादुर होता है। सूर्य किसको कहते हैं? बहादुर को बोलते हैं। और जो कायर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं भीरू। भीरू, सूर्य का उल्टा जो होगा वो हो जाएगा भीरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का विलोम शब्द हो जाएगा भीरू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण शब्द आपसे पूछा गया था कि विशेषण किस शब्द में प्रयोग किया गया है। तो पहले हम आपको वाक्य पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद में पता करेंगे कि किस में है। वाक्य दिया गया था, वाक्य जो है ऑप्शन 1 था कि शीला जो है सोती है, नीना खाती है, राधा के लंबे बाल हैं, करीम खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता ही हो गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे जो है जो इसका विशेषण बता रहा है कि राधा के लंबे बाल हैं। राधा के लंबे बाल हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाल हैं वो लंबे हैं, वो इसकी एक विशेषता दी गई है लंबे। यहाँ पे जो दिया गया है लंबे, ये जो है बाल की विशेषता दी गई है, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस वाले वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे भी हो सकता था कि राधा के बाल हैं, तो वो विशेषण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे किसी विशेषण का जिक्र नहीं हुआ। अगर यहाँ पे होता कि राधा बहुत सुंदर है, तो वो भी जो है विशेषण हो जाएगा, क्योंकि राधा सुंदर है, सुंदर विशेषण शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो राधा के लंबे बाल हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 पे कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो यहाँ पे वाक्य दिया गया था कि जो कल्पना से परे हो, उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो कल्पना से परे हो? ऑप्शन 1 था कि कालातीत, ऑप्शन 2 था कल्पनातीत, ऑप्शन 3 था काल्पनिक और ऑप्शन 4 था प्रामाणिक। तो दोस्तों सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कल्पनातीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो कल्पना से परे हो उसे एक शब्द में बोलते हैं कल्पनातीत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाक्य पढ़ना है। वाक्य ये है कि वाक्य 1 जो दिया गया है वो दिया गया था कि यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। ये ऑप्शन नंबर 1 था। और ऑप्शन नंबर 2 था कि यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। ये वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। मेरी वो किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से ख़रीदा था। ऑप्शन नंबर 4 है जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। तो दोस्तों इन सभी में आपको सेंटेंस पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से पता चल गया होगा कि कौन सा शुद्ध लिखा है और कौन सा अशुद्ध लिखा है। तो ये ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये
ऑप्शन नंबर 1 ये राइट लिखा हुआ है, ये सही सही लिखा हुआ है, और ये भी सही सही लिखा हुआ है, और ये भी सही सही लिखा हुआ है, क्योंकि इसको पढ़ने में कोई गलती नहीं हो रही है। लेकिन जब आप ये वाला वाक्य पढ़ रहे हैं कि मेरी वो किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से ख़रीदा था, तो यहाँ पे कोई इसका संबंध नहीं बन रहा है कि ये आपको पढ़ने में एक उटपुटा सा लग रहा है, एक मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अशुद्धि है। ये आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, इसमें अशुद्धि पाई गई है, इसमें अशुद्धि पाई गई है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ये मेरी वो किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से ख़रीदा था, ये कोई शब्द नहीं है, ये इधर उधर करके दिया गया है आपको, यही अशुद्धि है इसमें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया था वो दिया गया था कि श्याम ने बर्फ़ी खाया, श्याम ने बर्फ़ी खाया, जिसके ऑप्शन दिए गए थे। खाया जो है रेखांकित खंड है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाया जो है रेखांकित खंड है। तो जिसका ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन 1 था खाई, ऑप्शन 2 था खाए, ऑप्शन 3 था खा, ऑप्शन 4 था खाली। तो दोस्तों श्याम ने बर्फ़ी खाया, इसके जगह पे क्या आएगा, खाया के जगह पे कौन सा उचित शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा क्यों ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे आएगा खाई। बर्फ़ी जो है वो स्त्रीलिंग है, बर्फ़ी जो है वो स्त्रीलिंग है। श्याम ने बर्फ़ी खाई, ये नहीं कि खाया। श्याम ने खाना खाया, अगर खाना होता तो यहाँ पे खाया आता, तब वहाँ पे खाई नहीं आती। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम ने बर्फ़ी, तो बर्फ़ी जो है एक स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे खाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाली ये जो है मतलब अलग अलग नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। खाली, खाली मतलब कोई चीज़ है तो भरी थी पहले, अब खाली हो गई, ये मतलब गलत है। खाए ये सब गलत है। यहाँ पे ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्याम ने बर्फ़ी खाई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपसे 9 पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द ऑप्शन 1 था अजन्मा, ऑप्शन 2 था अजर, ऑप्शन 3 था अपार, ऑप्शन 4 था अमर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कभी मरे ना उसे क्या बोलते हैं, अमर, उसे बोलते हैं अमर। जो कभी मरे ना वो हो जाएगा अमर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 10 पर। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे पर्यायवाची से भी शब्द जो है, पर्यायवाची से भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे पूछा गया था कि कमज़ोर आदमी को एक न एक रोग लगा रहता है। तो यहाँ पे जो रोग है ये रेखांकित भाग में है कि रोग का पर्यायवाची क्या होगा। आपको इस तरह नहीं पूछेगा कि ये रोग का पर्यायवाची क्या होगा, इस चंद्रमा का क्या होगा। अभी चंद्रमा का उसने पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे उसने वाक्य के ज़रिए से पूछा कि यहाँ पे एक रेखांकित शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको पहले वो रेखांकित शब्द को ढूंढना रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे पूछा गया था, एक जो ऑप्शन दिया गया था कि रोग का पर्यायवाची क्या होगा, तो एक था वरदान, ऑप्शन 2 था बहाना, ऑप्शन 3 था अभिशाप, ऑप्शन 4 था व्याधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये रोग का पर्यायवाची है व्याधि। रोग का पर्यायवाची क्या है, व्याधि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आपसे हमें मतलब हमको प्यार मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे एक उम्मीद है जो हम लगाए बैठे हुए हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी तरीके से वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और आपका प्यार हमें मिलता रहे। दोस्तों कमेंट के ज़रिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को जो है लाइक कर दें, हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो 11 पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपको इस जो सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उसमें से वर्तनी की अशुद्धि आपको पकड़नी है। वहाँ पे क्या अशुद्ध लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। वो उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। ये तो सही लिखा हुआ है। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, सही है। मैं उसे चुप रहने के लिए कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। ये भी सही लिखा है, कोई कहीं पे गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें गलती है। आप सभी को एक बारीकी से पकड़ना है कि कहाँ पे किस वाले भाग में गलती है। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस वाले भाग में गलती है। यहाँ पे जो अशुद्धि है वर्तनी के दृष्टि से वो है यात्रियों में। यात्रियों में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, मैंने जो है इसको बंद कर दिया है घेरे से। यात्रियों में यानी कि ये जो यात्री लिखा हुआ है ये बड़ी ई की पाई से लिखा हुआ है, लेकिन जो यात्री आपको बड़ी ई की पाई से लिखा जाता है, लेकिन जब आप उसका बहुवचन करेंगे, यात्रियों करेंगे, तो वो आपको जो यात्री है वो छोटी ई की पाई, तरा जो है वो छोटी ई की पाई से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट लिखा जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि जो है यात्रियों, ऐसे आप लिख सकते हैं, यात्रियों। ये आपका राइट है, ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार आपको देखने को अशुद्धि मिल गई। आप ऐसे देख के आप अपना उत्तर जो है सही कर सकते हैं। ये दृष्टि जो है वर्तनी की दृष्टि से ये गलत लिखा हुआ था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये हमारा क्वेश्चन पसंद आया होगा। हमने जो है अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पे दिया गया था प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया था कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको लिए एक वाक्य पूछा गया था और उसके लिए एक सार्थक शब्द पूछा गया था कि क्या होगा। जो है यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछा गया था आप सभी से कि जो है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलेंगे। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन 1 था अनिर्वचनीय, ऑप्शन 2 था अनुकरणीय, ऑप्शन 3 था अलौकिक, ऑप्शन 4 था अनिवार्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वो क्या हो जाएगा, अनिर्वचनीय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वो हो जाएगा अनिर्वचनीय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में
रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, उसमें वो एक शब्द यहाँ पे रेखांकित है और उसमें पूछा गया था कि उसके लिए यहाँ पे उपयुक्त शब्द क्या होगा, जो इसकी यहाँ पे एक दूसरा शब्द लिया गया है और उसकी जगह पे क्या आएगा। पढ़ते हैं। उसके प्राण पखेरु चले गए। उसके प्राण पखेरु चले गए। तो यहाँ पे जो चले है ये रेखांकित है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको रेखांकित दिया गया है। तो इसका जो है यहाँ पे कौन सा शब्द उपयुक्त आएगा, कौन सा उचित शब्द आएगा। प्रश्न जो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक था उसके प्राण पखेरु उड़ गए, या उसके प्राण पखेरु गुम गए, उसके प्राण पखेरु सो गए, उसके प्राण पखेरु तैर गए। तो इसमें से आपको सही जवाब चुनना था। तो जो है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब सही क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये ना कि गुम गए, ना सो गए, ना तैर गए, बल्कि हो जाएगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये एक जो है मुहावरा है, नहीं सॉरी, ये हाँ ये एक मुहावरा है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया था यहाँ पे कि नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि दिया गया है और कभी कभी पूछ लेता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नहीं दिया गया है। और बहुत साथी जल्दबाजी में देखते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन हमें आता है, बस तुरंत जो है उसका अपोजिट लगा के चले आते हैं और बाद में जब आंसर की आती है तो मोड़ पकड़ के बैठ जाते हैं, सर पकड़ के, कि जो है देखिए हम ये जो है हमें आता था लेकिन हमने इसको सही से पढ़ा नहीं था और हम इसका जो है गलत आंसर देकर चले आए। तो आपको जो है सबसे पहले ऊपर क्या पूछा गया है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा गया था किस वाक्य में आश्चर्य का जो है समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, और बहुत से लोग होते हैं कि उस पर हुआ पे कर जाते हैं। तो इसका जो पढ़ते हैं क्या होगा कि सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पे जो आश्चर्य है इसका जो है किस विकल्प में जो है प्रयोग नहीं हुआ है। तो विकल्प हम आपको बताते हैं। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ। तो आई होप सभी लोग देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में हुआ आया है। तो ये अचंभा होता है ना, अचंभा, विस्मय, अचरज, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मनोरथ लिखा हुआ है, ये देखिए आप, मनोरथ जो लिखा हुआ है ये लगा। तो ये जो है इसमें जो है आश्चर्य का कोई समानार्थी शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ है इस वाले सेंटेंस में। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जया, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें समानार्थी आश्चर्य का प्रयोग नहीं हुआ, आश्चर्य का समानार्थी प्रयोग नहीं हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। यहाँ पे मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है बाँछें खिल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बाँछें खिल जाना, जिसके ऑप्शन थे दोस्त मिल जाना, ऑप्शन 2 सुंदर हो जाना, ऑप्शन 3 फूल खिल जाना, ऑप्शन 4 प्रसन्न हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा इस मुहावरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस मुहावरे का राइट आंसर हो जाएगा बाँछें खुल जाना, यानी कि प्रसन्न हो जाना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, बाँछें खुल जाना यानी कि प्रसन्न हो जाना। तो दोस्तों आगे के जो 16 से 20 प्रश्न हैं, 16 प्रश्न से लेकर 20 प्रश्न तक, वो जो है आपको 5 प्रश्न गद्यांश के रूप में आपसे पूछे गए थे। गद्यांश आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले पढ़ लेना है। यहाँ पे दिया गया है कि आगे
पूछे गए प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दीजिए। सबसे पहले तो आपको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आप सभी को कि गद्यांश क्या है, किस टॉपिक पे दिया गया है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वो है जिसे समाज अपना चेहरा देखता है, जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं होता है वो समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16, 17, 18, 19 और 20 यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। इसमें आपको उचित शब्द भरना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया गया था कि साहित्य की चेतना को विकसित करता है। साहित्य की चेतना को विकसित करता है। कविता की चेतना को विकसित करता है या राजनीति की चेतना को विकसित करता है या कहानी की चेतना को विकसित करता है या समाज की चेतना को विकसित करता है। तो सभी दोस्तों ने अभी जो है गद्यांश को पढ़ा है और वो आई होप समझ गए होंगे कि गद्यांश किस टॉपिक का था। साहित्य और समाज के ऊपर बात चल रही थी। तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य जो है वो समाज की चेतना को विकसित करता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि यहाँ पे दिया गया था कि यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या है? साहित्य उसकी बुद्धि है, भावना है, आत्मा है, आँख है। तो दोस्तों यदि समाज जो है शरीर है तो समाज और साहित्य के ऊपर इस गद्यांश को बनाया गया है। तो उसने दिया है कि यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या है? शरीर के अंदर क्या होती है? आत्मा। साहित्य जो है समाज शरीर है तो साहित्य क्या है? उसकी आत्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आत्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। यहाँ पे पूछा गया था कि जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं होता है, क्या होता है? कि उन्नति होता है, प्रोन्नत होता है, अवनति होता है या उन्नत होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है। उन्नति यहाँ पे नहीं आएगा। ये जो उन्नति लिखा हुआ है ये नहीं आएगा। उन्नत यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उन्नत होता है जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है। और आगे पढ़ते हैं। यह जो है वही प्रश्न नंबर 19 था कि यह के सम्मुख बहुत ही, यह जो समाज है और साहित्य है ये किसके सम्मुख है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन था जागरण के सम्मुख, जनमंच के सम्मुख, जनमन के सम्मुख या जन सामान्य के सम्मुख। तो दोस्तों यहाँ का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जन सामान्य, यानी सभी के लिए सामान्य है, ये जनता के लिए सामान्य है। समाज और साहित्य सभी के लिए होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा है सहज ढंग से की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। ये जो समाज है और साहित्य है, ये सहज ढंग से किसकी जो है सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था दास्ता की सभ्यता को, या देशकाल की सभ्यता को, या दक्षता की सभ्यता को, या दहशत की सभ्यता को। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों ये इसका राइट आंसर देशकाल हो जाएगा। ये देशकाल ये देश के लिए है, समाज और साहित्य देश के लिए है। ये देशकाल की सभ्यता को, संस्कृति को और सभ्यता को प्रस्तुत करता है। आई होप सभी भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहेगा, हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेगा। हम इसी तरीके से इसी टॉपिक की आपके लिए रोज़ जो हमसे हो सकेगा, हम नए नए जो है शिफ्टों की जो है आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। नए नए शिफ्टों से हम क्वेश्चन लाकर आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो को जो है शेयर कीजिए, हमारे जो है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल WR क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें और हम आपके लिए बस ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमें बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।